बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकूमत मुग़ल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि बाईकाट है, ये फ़ाइनल फ़ैसला है। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का बाईकाट कर दिया, और जो उसकी वजह बताई है बैरिस्टर गौर साहब ने, वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इमरान खान ने 8 फरवरी 2024 को बाईकाट करने का नहीं सोचा होगा कि जब उनका निशान छिन गया हो, जब उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनको कागजात नामजदगी तक जमा कराने की इजाज़त ना हो, और उनके तरह तरह के उस वक्त जो है निशानात अलाट हो रहे हों, यानी पूरा मैदान नवाज शरीफ साहब के लिए खाली करवाया गया। लेकिन इमरान खान साहब को ये भी आइडिया था कि उनका इलेक्शन चोरी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर बैरिस्टर गौर साहब ने एक ट्वीट किया है। यही नहीं, वहाँ से आज़ाद कश्मीर से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का भी एक ट्वीट है। उन दो ट्वीट्स में ऐसा क्या मैसेज है कि दिल पर पत्थर रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मैदान खाली छोड़ रही है। वो निज़ाम जो इमरान खान को कहीं भी स्पेस देने पर राज़ी नहीं है, पॉलिटिकल स्पेस कहीं नहीं दे रहे कि कहीं उसको दोबारा अवाम के अंदर जो मकबूलियत है वो चपेड़े ना पड़ना शुरू हो जाए निज़ाम के मुंह पर कि भाई हमने तो बड़ा जुल्म कर लिया, बड़ा कंट्रोल कर लिया हर चीज़ को पावर के साथ। ये लोग क्या छुप छुपा के वोट डाल देते हैं। जीबी में जो कुछ हमने देखा, जो पाकिस्तान में हुआ, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर है, अब जो प्लान इन सब को पता है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन क्या बाईकाट ही उसका बायद हल था? इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इस्तेहकाम पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट ने अब फैसला कर लिया कि मज़ीद इस्तेहकाम देना। उनके जनाब जो पट्टे गले में डालते हैं ना मफरत, उनकी छपाई का आर्डर दे दिया गया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वहाँ से सरप्राइज़ मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के जनाब गैर सरकारी तर्जुमान हमें बता रहे हैं कि नून लीग के साथ अब जीबी में हाथ होने, पीपल्स पार्टी के साथ जीबी में हाथ होने वाला। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहे थे ना कि मैं कैसे बजट में तालियां बजाऊं, मेरा इलेक्शन जीबी में चोरी हो गया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको टीवी देखना चाहिए, जहां मुनीफ फारूक साहब जो हैं वो बैठ कर कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ जीबी में हाथ क्या होने वाला है। ज़रा तैयारी मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि बजट तो पास आपने करवा दिया। जो आपको सिंध के डेवलपमेंट बजट में फंड्स चाहिए थे वो तो मिल गए, जो ग्रांट्स चाहिए थी वो मिल चुकी। अब 18वीं तरमीम के रोल बैक होने का वेट कीजिए, और उसके बाद 28वीं तरमीम आने का, तब आपको पता चलेगा। जो आपने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त नारा लगाया था ना, ब्रूड मेजॉरिटी के साथ इसको मंजूर करवाएंगे, फिर आपको असल ब्रूड मेजॉरिटी को फेस करना है। वो जो आपने वज़ीर आज़म बनने की शेरवानी से सिलवाई थी, और 2.5 साल का प्लान तय हुआ था ना दस्तावेज़ की सूरत में, जिसके बारे में जनाब गिलानी साहब भी गुफ्तगू कर चुके। अब उस निज़ाम में आप आने को तैयार नहीं थे कि ये ना हो कि ये जो 4 साल में PDM ने कमाई की है ना, मईशत का बेड़ा गर्क करने में, अमन ओमान का बेड़ा गर्क करने में, सियासी इस्तेहकाम की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, सरमाराकारों को यहाँ से भगाने की सूरत में, और जो एनर्जी सेक्टर की हालत है उस सूरत में, आपने खुद उस खौफ के तहत इनकार किया कि मैं ये शेरवानी नहीं पहन सकता। इसके अलावा आपके पास कोई वजूहात नहीं, और इसी वजह की वजह से शायद एस्टेब्लिशमेंट ने अब फैसला किया है कि दोनों हाथ झाड़ कर पीपल्स पार्टी को गिरा दिया जाए। मुनीफ फारूक साहब का अब हल्का ना लें। मुनीफ फारूक साहब जहां बोलते हैं और जिनकी ज़ुबान बोलते हैं वो वही मामला है जो एक गाने का मिसरा है ना, मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलता, यानी मैं नहीं बोल रही, मेरे अंदर मेरा यार बोलता। तो उनकी गुफ्तगू को ज़रा गौर से सुनिए और फैसला साजों के साथ ज़रा कनेक्ट होइए। ये ना हो कि बाने सदर भी खाली हो जाए और फिर दोनों हाथ भी खाली रह जाए। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप पर सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है इस्तेमाल कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब सबसे पहले गुफ्तगू कर लेते हैं जिसका इब्तिदाइये में मैंने जिक्र नहीं किया। एक ट्वीट किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, और अपनी बेबसी का जो बार बार वो रोना रोते हैं ना, आज भी उन्होंने रोना रोया। इस्तेहकाम पार्टी को ज़रा आपने ज़हन में रखना है, और इस ट्वीट को भी ज़रा उसके मुताबिक पढ़ना है, क्योंकि इस्तेहकाम पार्टी को जहांगीर तरीन साहब तो तौबा करके साइड पर हो चुके, सियासत से ही बाहर चले गए थे। अब जो उनकी जगह पर अब्दुल अलीम खान साहब है, उनको ज़रा ज़हन में रखिए कि जीबी में उन्होंने क्या पॉलिटिकल ऐसी कैंपेन चलाई थी, या उन्होंने वहाँ पर खिदमात अंजाम दी थी जिस पर उनको वो सीटें मिली थी। 7 सीटें हैं उनके पास, और अब आज़ाद कश्मीर में भी बंदे टूट कर खुद उस बहाव में जा रहे हैं कि हमने सीधा इस्तेहकाम पार्टी में जाना है, कि यहाँ से जो इस्तेहकाम मिल रहा है वो कहीं, यानी एक और बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप तैयार हो रहा है। और ये किन के लिए तैयार हो रहा है? उनके लिए जिनको आजमाया जा चुका है, जिनकी नाहली, नालायकी और नकम्मेपन की इंतहा हो चुकी है, कि जिनका बोझ अब इस्टेब्लिशमेंट उठाने को तैयार नहीं है। एक ट्वीट जो है
وہ ذرا سنیے. یہ ٹویٹ کیا گیا ہے 2 جولائی دن سپیر 4 بجے اور کرنے والے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب. وہ کہتے ہیں پچھلے سال بے شمار گھر جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے راوی دریا کی زمین لاوارث سمجھ کے پلاٹ بنا کر معصوم لوگوں کو بیچ کر سینکڑوں ارب بنا لیے، وہ آج بھی منتظر ہیں کہ ان کو انصاف ملے. برسات آنے والی ہے، سیلاب کا خدشہ ہے. دعا ہے گزشتہ سال کی طرح تباہی و بربادی نہ ہو اور مزید معصوم لوگ سیلاب کے ہاتھوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان کے ہاتھوں لٹنے سے محفوظ رہیں. آمین. اب ان کو سناتے ہیں جو انہی کے وزیر ہیں، اسی پارٹی کے جو بڑے سمجھدار وزیر ہیں اپنی طرف سے، جناب مصدق ملک صاحب، جن کو پیٹرولیم سے ہٹا کر پھر تغیراتی موسم پر لگایا گیا نا. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی سیلاب کے فوراً بعد 2024 میں. مصدق ملک صاحب نے 29 اگست کو زوردار پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا اب دریا قریب ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والے کی خیر نہیں، دیکھیں گے کون زیادہ طاقتور ہے، ریاست یا چند سیٹ. پھر آج یہ خواجہ آصف کا ٹویٹ ہے، پہلے یہ سنیے اگر یہ پلے ہو گئی تو. مصدق ملک صاحب کی خوبصورت آواز آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، جس میں انہوں نے انڈائریکٹ اس وقت یہی سمجھا جا رہا تھا کہ علیم خان صاحب کے خلاف یہ گفتگو کی گئی ہے، لیکن آج کا ٹویٹ بھی ہمیں جو خواجہ آصف صاحب کا پورے کا پورا پڑھنے کو ملتا ہے، اس میں شبیہ جو بنتی ہے وہ راوی کنارے اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنتی ہے جس میں پانی گھسایا تھا اور کیا کچھ وہاں ماحول نہیں دیکھنے میں آیا تھا. تو یہ دونوں حضرات جو ہیں اتنے بے بس ہیں کہ نظام نے ان کو سائیڈ پہ رکھا ہے طے کر کے، اور ان کی جگہ پر مفلر دے دیے ہیں جناب استحکام پارٹی کو کہ بھائی آپ آئیے اور لوگوں کو مفلر پہنائیے. کیونکہ یہاں پر جتنے بھی فن خان آئے تھے نا 4 سال میں، وہ اس ملک کو آگے لے کے جانے کی بجائے اس کو تاریخ میں بہت پیچھے لے گئے. اب ان کا سلوشن یہ ہے کہ ان کو ریپلیس کر لیا جائے. جو متبادل کی بات ہو رہی تھی نا، اب یہ سنیے اگر یہ گفتگو میں سنوا سکوں، کیونکہ انٹرنیٹ کی صورتحال اس وقت انتہائی بری ہے. نون لیگ نے کہتے ہیں منیف فاروق صاحب کے وقتی طور پر جی بی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو قبول کیا ہے، وہ جب چاہیں گے استحکام پارٹی کو ساتھ ملا کر پیپلز پارٹی کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں گے. اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، منیف فاروق صاحب نے یہ گفتگو جو ہے منصور علی خان صاحب کے شو میں کی ہے. یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ پیغام جو بلاول بھٹو زرداری کے لیے ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی اب لنگوٹ کس لیں، اب آپ کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے جو کہ ہے کارما، جس کو مقفات عمل کہتے ہیں. عمران خان کو ہٹانے کے لیے کس نے سندھ ہاؤس میں میلے سجائے تھے؟ اب یہ دیکھیے سب کو سزائیں کیسے باری باری مل رہی ہیں، اور خود اس شخص کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئی تھیں وہ کیسے جال اب کٹ رہے ہیں. اب آتے ہیں ان 2 ٹویٹس کی جانب سے جس کے بعد بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا. حالانکہ عمران خان صاحب چاہتے تو 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشنز کا بائیکاٹ کر سکتے تھے، جہاں پر ان کے پاس نشان بھی نہیں تھا، پارٹی بھی نہیں تھی، کینڈیڈیٹس تجویز کنندہ تائید کنندہ بھی نہیں تھے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ یہ مینڈیٹ چوری ہو جائے گا. لیکن انہوں نے یہ والا فیصلہ نہیں کیا تھا. شاید ان کے پاس یہ معلومات آج پہنچے تو ان کو زیادہ خوشی نہ ہو یہ سن کر. سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، اب وہ ان بائیکاٹ کے اعلان کے بعد ٹویٹ کرتے ہیں، آج پاکستان تحریک انصاف جمہوریت اور ریاستی بقا کی خاطر آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی قربانی دینے کا فیصلہ کرتی ہے. اس وقت ہمارا پیارا آزاد کشمیر جل رہا ہے. راولہ کوٹ سمیت مختلف اضلاع میں ہزاروں شہری اپنے جائز مطالبات لے کر دھرنے میں بیٹھے ہیں، لیکن حکومت نے مذاکرات کے بجائے طاقت کا اندھا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار ان سب متعدد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. عوام شدید دکھی اور معاشی ناکہ بندی کا شکار ہیں. جس طرح یہاں عوامی آواز کو دبا کر بنیادی حقوق پامال کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اس سے صاف عیاں ہے کہ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بیس کیمپ کی آئینی پہچان پر یہ حملہ کبھی قبول نہیں کریں گے. جب عوام سڑکوں پر ہو تو اقتدار کا کھیل رچانا جمہوریت کی توہین ہے. لہٰذا پی ٹی آئی اس انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے گی. ہم الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز اور آئینی مطالبات منصفانہ طور پر حل نہیں ہوتے، ہم عوام کی صفوں میں کھڑے رہیں گے. اور اس کے ساتھ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کا کیا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने AJK के 27 जुलाई को मुनक्किद होने वाले जनरल इलेक्शन में मज़ीद हिस्सा ना लेने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला PTI AJK की क़यादत और अपने इत्तेहादियों के मशवरे के साथ किया। ये फ़ैसला आज़ाद कश्मीर में उस वक़्त जारी सूरत हाल और वहाँ के अवाम की ख्वाहिशात और जज्बात के पेश नज़र किया। इलेक्शन जमहूरियत का वो प्रोसेस है जिसमें अवाम मुनसफ़ाना, आज़ादाना और शफाफ तरीके से अपनी मर्ज़ी से अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, लेकिन हालात इसके बरअक्स हैं। साथ ही हमने पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से टिकट्स की सिफारिशात और उसके ख़िलाफ़ मुतासरा उम्मीदवारों के अपीलों पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी है। मुझे उम्मीद है PTI AJK से जुड़े तमाम लोग इस फ़ैसले को सपोर्ट करेंगे। हम उम्मीद दिलाते हैं हम हर फ़ैसला खान साहब के नज़रिए के मुताबिक मुल्क, कौम और जमहूरियत की खातिर बाहमी मशवरे से करेंगे। अगर ये ऐसा ही है तो जब कोई भी एहतजाजी तहरीक जो है उसको जोड़ा जाता है इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ, उसको जोड़ा जाता है महमूद अचकज़ई साहब के साथ, तो यहाँ पर इतना बड़ा सियासी फ़ैसला, ठीक है गलत है ये अलग बहस है, लेकिन इतना बड़ा सियासी फ़ैसला जब अब खुद ले सकते हैं तो एहतजाज का फ़ैसला आप खुद क्यों नहीं ले सकते? यही बैरिस्टर गौहर साहब मोहसिन नकवी साहब से चाहे पेशावर में मिलें या चाहे इस्लामाबाद में, चाहे ये मलीमा खान साहबा को या सोहेल अफरीदी साहब को पैगामात इस्टेब्लिशमेंट के जनाब तर्जुमानों के दें, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, इमरान खान साहब की इजाज़त हो, वहाँ पर इजाज़त नहीं ली गई। यानी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जब जब करने हों बैरिस्टर गौहर साहब वो फ़ैसले कर लेते हैं, लेकिन जो ही इनको सड़कों पर निकलने का, कंटेनर पर चढ़ने का कहा जाए तो बैरिस्टर गौहर साहब को अदालतें, आइन, कानून और अमन व अमान याद आ जाता है। यानी बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान की टीम की जानिब से कम खेलते हैं और दूसरों की टीम से ज़्यादा खेल रहे हैं, या फिर उनको इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो क्रिकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं कि भाई इमरान खान की पार्टी की तरफ से भी खेलो क्योंकि वो चेयरमैन है, कायम मकाम चेयरमैन, और इमरान खान के मुखालिफ जो हैं उनकी तरफ से भी खेलो क्योंकि इसी मैदान में रहना है। अब आप खुद फैसला कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात का बाइकाट करके और इमरान खान की मुशावरत के बगैर ये फ़ैसला करके दुरुस्त किया है या गलत। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।